अब हमको 4 सोल्यूशन बताने हैं। राइट डाउन 4 सोल्यूशन ऑफ इज इक्वल्स टू सी x इज इक्वल्स टू 4y। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का थर्ड सेकंड बताऊंगा। तो इसमें x को 1 पुट करो, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 4y। तो y कितना हो गया 1/4। एक्सरसाइज 4.2 निकालो। एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन निकालिए और उसमें लिखा है x इज इक्वल टू 4y। इसके आपको 4 सोल्यूशन चाहिए, तो मैंने x की वैल्यू 1 रख दी। देखो 1 रखी है, 1 रखने से y 1/4 आया, तो 1, 1/4 इज इट्स सोल्यूशन। 1, 1/4 इज सोल्यूशन। अगर मैं x को 2 रखूं तो क्या होगा 2 इज इक्वल्स टू 4y, तो 2/4 इज इक्वल्स टू y। इसको सिंप्लीफाई करो, दैट इज 2, 1/2 इज सोल्यूशन। फिर इससे आगे और भी निकाले जा सकते हैं, जितने निकालना हो 3 रख के 4 रख के निकाल लो। 3 रखोगी तो y की क्या वैल्यू आएगी, और 4 रखोगी तो सही है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पुट x इज इक्वल टू 0, 0 रखो, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 0 ही हो गया। तो y कितना आ गया 9। That is 0,9 is solution. Put x is equals to 1। अगर 1 रखेंगे निखिल तो क्या सोल्यूशन आएगा, y की क्या वैल्यू आएगी, सही है। तो 1 रख दीजिए। 1 रखने से पाई इंटू 1, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 9 माइनस पाई, दैट इज इसकी वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9 माइनस पाई इज सोल्यूशन। जब भी सोल्यूशन लिखें तो उसको पैरेंथेसिस में रखें, क्योंकि x और y पैरेंथेसिस में रहेंगे। अब अगर x की वैल्यू 2 रख दी जाए लक्षिता, तो क्या इसके सोल्यूशंस आएंगे, सही है। तो x की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, ठीक है प्रतिभा। x की जगह क्या पुट करना है, तुम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल सकती हो। 1, 2 सोल्यूशन निकालना, फिर उसके लिए y के लिए सॉल्व करो। यहाँ x के लिए मैंने डाला कि नहीं, 1 डाला, 2 डाला, तुम और भी डाल सकती हो। पर 4 सोल्यूशन तो 1, 2, 3 को डालते रहो, और जो y की वैल्यू आ जाए और x की, उन दोनों से मिला करके फिर वो दोनों लिख लो, x और y इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आ जाओ इधर। तो 2 हमने रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, पाई इंटू 2, पाई इंटू प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो दैट इज 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो वाई कितना हो गया 9 माइनस 2 पाई। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया 9 माइनस 2 पाई। इधर बैठ जाओ, सही। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2, 9 माइनस 2 पाई इज सोल्यूशन। ऐसे जिसके भी सोल्यूशन निकालने होंगे निकाल देंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट। बताओ y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। प्रद्युम्न इसके कितने सोल्यूशन होंगे, मतलब कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, 1, 2 कितने हो सकते हैं प्रद्युम्न, इनफाइनाइट। क्योंकि इसमें तुम x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, 1, 2, 3, 4 कितनी माइनस में भी डाल सकते हो। तो जैसे जैसे x डालोगे उसके लिए y आ जाएगा और वो सब इसके सोल्यूशन बनेंगे। सो देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, देयर आर
infinite solutions of above linear equation in two variables. तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इसके इतने सॉल्यूशन है। अब देखिए, ठीक है, अब हम देखें कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन ये दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये क्या है? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो आप अभी इसका एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, ये समझ के फिर करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन है तो आपके मन में ये बार बार आ रहा होगा कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, इसको लीनियर ही क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी पावर 1 ये करेक्ट। अब ये जो भाविन ने बोला वो अब हम यहाँ समझें। जैसा कि भाविन ने कहा कि सर जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक लाइन आएगी, इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहा गया। ये जो इन्होंने कहा उसको समझो। तो अगर x को 0 पुट करो, 0 पुट करो, तो 0 पुट करने को बोलो 0 प्लस वाई 2 आया, तो y कितना आ गया? 2। यहाँ कॉलम बना लो एक। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो y कितना आया? अब ये बताओ, यदि मैं x को 1 पुट कर दूं, 1 पुट करो यहाँ पे, तो 1 प्लस वाई 1 हो जाता है। तो बोलो y कितना आ गया? 1। तो y बना गया, x को 1 पुट करा, y भी बना गया। अब आप x को 2 पुट करो, 0 x की जगह क्या पुट करो? 2, तो 2 रखो, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y कितना आ गया? 0। तो x को 2 पुट किया तो y कितना आ गया? क्या आपको अगर x y दे दिया जाए तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट कर सकते हो? Yes, sir. तो जहाँ जहाँ प्लॉट करना फिर मिला देना और देखो कि लाइन आती है कि नहीं। अगर लाइन आ जाए तो भाविन की बात सच है, और लाइन आ गई इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहा होगा। लेट अस सी। तो वो एक ही बार काटेगा सर, वो x और y एक्सिस को। वो भी ठीक है, ये भी सही कह रहे हैं। अब वो भी हम अभी लोगों को बताएंगे। जैसे ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितनी बात हो गई? अब हम देखेंगे इसमें ये x एक्सिस हो गई, x डैश, और ये y डैश, ये 0 0 हो गया, ओरिजिन हो गया। तो पहले 0 2 प्लॉट करो। 0 2 प्लॉट अब इसे कहाँ होगा? क्या ये 0 2 है? यहाँ करते तो ये तो यस सर अच्छा बोलते हैं, आप ही बोलो। लेट आए थे ना तभी तो हमने इनसे पूछा। x पे 0 चलना है, y पे 2 चलना है। ध्यान दे के बोलिए। 1 1 1 1 के लिए फिर क्या किया जाए? पहले x पे 1 चलो और फिर यहीं से जहाँ चल लिए वहीं से y पे 1 चलो, तो यहाँ पहुँच जाओगे कि नहीं? तो दिस इज 1 1, सही है। 2 0 कहाँ पे होगा? 2 और फिर y पे चलो ही मत, तो ये क्या हो गया बोलो? 2 0 हो गया। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं अगर हम इनको मिलाएं तो क्या एक लाइन बनेगी? तो देखो तो न्यू एडिशन में तो है ही नहीं है। हैं? न्यू एडिशन में है ही न्यू एडिशन में नहीं है, लेकिन हम समझ लें क्योंकि ये चीज़ें काम आती हैं। उन्होंने कट कर लिया, लेकिन 10th में ये चीज़ पूछी जाएगी तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना काल के लोग सब किसी में हटाया किसी में नहीं हटाया, सब ऐसे ही। तो हम ज़्यादा नहीं बताएं, लेकिन बेसिक चीज़ तो इनको पता है, तो आपको क्यों नहीं है? समझ आ गई बात कि नहीं? अब देखो, तो ये लाइन हो गई। अब इसमें प्रतिभा का कहना है सर हम 3 रख देते तो क्या वो भी इसी पे लाइन पे पड़ता? सर x को मुझे 3 रखने दो। अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि x को 3 रखने पर जो पॉइंट आएगा क्या वो भी इसी लाइन पे पड़ेगा, और दुनिया का मैं कुछ भी रखूँ 4 5 क्या वो सब इसी लाइन पे पड़ेंगे? अगर इस लाइन पे पड़ेंगे तो फिर इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हुए। ऑल पॉइंट शुड लाई इन दिस लाइन, क्या ये इस लाइन का ग्राफ हो गया? एंड ऑल सोल्यूशन शुड लाई ऑन इट। पहले प्रतिभा की बात चेक करें। इन्होंने कहा सर अगर मैं -1 रख दूँ या 3 रख दूँ, 3 रखो तो इसमें, तो 3 रखा, 3 प्लस y कितना हुआ बोलो? 2 हो गया। तो y कितना हुआ? 2 -3 2 माइनस 3 कितना होता है? तो इसमें आप x की जगह पहले तो 3 रखो और यहाँ -1 आया है
नाउ अर्पित 3 माइनस 1 कहाँ होगा? जरा मैं इस वाली एक्सिस को थोड़ा नीचे भी ले लूँ तो पहले 3 चलो और फिर 3 के बाद -1, तो क्या यहीं पहुंचोगे? 3 के बाद -1, तो ये पॉइंट यहाँ लाई किया कि नहीं? और कुछ भी तुम ले सकते हो, अगर तुम यहाँ पे भी ले सकते हो x को -1 तो यहाँ 3 आ जाए। सो इसलिए इसके कितने सोल्यूशन हुए? वाई दिस सोल्यूशन, उसमें पूछा पहले सवाल में वाई इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, बिकॉज ऑल ऑफ इट्स सोल्यूशन लाई ऑन ए लाइन, क्योंकि इसके सोल्यूशन सभी क्या है बताइए? लाई ऑन ए लाइन, एंड वी कैन पुट एनी नंबर ऑफ x and we can find the corresponding value of y for it। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो ऐसा इसमें जस्टिफाई करने को कहा गया है। सो इनफाइनाइटली सोल्यूशन आप इतना ही लिख दीजिए एज देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स होते हैं किसी लाइन पे? इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन ग्राफ ऑफ दिस लाइन, ऑन ग्राफ ऑफ दिस लाइन। तो अब हमें ये पूछा जा रहा है कि इसका भी ग्राफ बना लें, देखें कैसा बनता होगा। सो लेट अस मेक इट। जरा देखो, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो इसका टेबल बना लेते हैं। दिस इज जस्टिन। अगर इसमें मैं x को 0 रख दूं तो तुम्हें y क्या मिलेगा? जरा रख के देखो। -5 तो अच्छा बताने लगे हो, पहले से तेज हो गए हो क्या? जरा देखो, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अदिति बताओ x को 0 होगा सर, y इज इक्वल टू 5 होगा, तो 3 इंटू 0 प्लस 5, तो y की कितनी वैल्यू आ गई? 5 प्लस 5। निष्का, अगर मैं x को -1 डाल दूं तो y कितना आएगा? 2। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 5, सो -3 प्लस 5, तो 2 आया। तो -1 डालने पे 2 आ गया। 2 ही पॉइंट काफी है लाइन बनाने के लिए। कोई 2 पॉइंट को मिला तो लाइन बन जाती है, और भी रख सकते हो, रखना चाहिए। अगर मैं x को -2 रख दूं तो बताओ अदिति, -2 रखो इस पर, तो 3 इंटू -2 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू -6 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू, और निखिल ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं? क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। सो लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ। जो यहाँ पर पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। x पे तुम यही 3 चीज दिखा दो कि चल जाएगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं जरूरत है। और y में तुम्हें इतने दिखाने, निगेटिव में भी चलना है -1 से 5 तक, क्योंकि वही काम क्या है। तो आप यहाँ क्या कर दो, -1, 1, 2, 3, 4 और 5 तक चाहिए, 5 तक दिखा लिया। और x में क्या चाहिए बदल? 0, -1 और -2। बाकी आप इसमें ज़्यादा दिखाने देते हैं, लेकिन जितना भी दिखाओ, फिर अगर आप ज़्यादा लंबी लाइन लिखोगे तो फिर उसको लिखना भी पड़ेगा, सारे पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये नहीं कि लाइन खींच के छोड़ दिया और फिर उसमें लिख नहीं रहे, ऐसा नहीं चल सकता है। फिर लाइन छोटी करो, ऐसे कर दिया। 5 तक हमने कर दिए। अब देखो 0 और 5, क्या 0 और 5 यहाँ कहीं होगा हर्षिता? फिर कहाँ होगा? बहुत अच्छा, 0, 5 हो गया। हर्षिता -1, 2 कहाँ होगा? क्या होगा? -1 और 2। एक और बता दो, -2, -1। बहुत अच्छा बता देते हैं। -2 और -1 हुआ। अब जरा देखें क्या इन तीनों से एक हमारा स्ट्रेट लाइन जा भी रहा है? तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और ये है जा क्यों नहीं रहा है? इसको रिस्पेक्ट किया जाए, लाइन पे आप इसको देखेंगे। थोड़ा हो सकता है कि ग्राफ में हमने ठीक है,
और जगह -2, तो इससे क्या है, ये 1 आया, ये गड़बड़ी हुई है। ये कितना है, -1 है ना, -2 पे -1, इसको फिर से बनाओ, बिल्कुल एक्जैक्टली इक्वल लेके बनाओ ना, क्योंकि हम लोग तो मैनुअली ड्रॉ कर रहे हैं, कोई स्केल से तो नहीं कर रहे हैं ना। आप करोगे तो कैसे करोगे, स्केल से करोगे। तो मैं फिर से करता हूँ, चलो ये तो थोड़े में भी फर्क पड़ जाता है। 1 2 3 4 5 अभी ठीक लग रहा है 1। और इसके बाद इधर आप ले लो -1 और माइनस, अब सही है। दिस इज -1 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0 5, और अगला कौन सा, -1 पे 2, तो ये -1 पे 2 हो गया, -1 2, और दूसरा क्या है, -2 पर -1, -2 अब लग रहा है आ जाएगा, है ना। अभी ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, क्योंकि वो मैं फिर अपने आप ले रहा हूँ ना, तो -1 देखो, -2 पे -1 आ गया कि नहीं, इसको नीचे लोगे तो आया कि नहीं। तो आर 3 पॉइंट्स लाइन, और जब ये ग्राफ बना लो, इस ग्राफ के ऊपर क्या लिख लो, 3x + 5 ऐसे लिखा। दिस इज x डैश, x y एंड y डैश। जब जितनी तुम लाइन ड्रॉ करोगे उस पर नंबर लिखना जरूरी है, ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, जहाँ तक लाइन है वहाँ तक। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो इस पुरानी बुक को तो देख लो जिसके पास हो, सब में लिखा है, पहले ग्राफ लेना, इस बार हटा दें। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन एंड विच आर नॉट सॉल्यूशन। x - 2y इज इक्वल्स टू 4, तो कौन इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। देखो मान्या 0 2 डाल के देखो, अगर 0 2 डालती हो और इसका LHS और RHS इक्वल आ जाता तो सॉल्यूशन है, और नहीं आए तो नहीं सॉल्यूशन। तो मैं 0 2 इसमें डाल दूँ, देखो 0 डालो, y की जगह क्या डाल दो, तो तुमको हर्षिता क्या लगता है, आ जाएगा कि नहीं, बोलो पलक। 2 नहीं आएगा, तो क्योंकि ये -4 है और ये 4 है, विच इज फॉल्स हो गया कि नहीं। और इसलिए 0 2 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन, क्योंकि उससे आया ही नहीं, इक्वल आ जाएगा तब सॉल्यूशन है, नहीं -4 तो 4 के इक्वल है। अगला रख के देखो 2 0 रखो, इसमें यहाँ कॉमा लगा दिया, तो अब रखो x की जगह 2 और y की जगह 0, और फिर क्या लग रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 - 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 इज इक्वल टू 4, इट इज फॉल्स, तो इसलिए ये भी सोल्यूशन नहीं है। आगे देखो 4 0, क्या नाम है बेटा आपका, समीर। 4 0 क्या लगता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, अभिषेक है, आ सकता है। रखो 4 रखो x की जगह, y की जगह 0, 4 - 2 × 0, तो 4 - 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो इससे क्या पता चल रहा है कि 4 0 इक्वल आ गया ना, LHS इज इक्वल टू, तो 4 0 इज इट्स सॉल्यूशन। तो यही आपको पता करना था, और भी रख के देखोगे, केवल एक ही सॉल्यूशन है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं और रख के दिखा देता हूँ। 4 रखो,
फोर्थ में क्या रखना है, √2 कॉमा 4√2, इसको भी पुट करो, सब पैरेंथेसिस में होना चाहिए। तो √2 रखो और -2, देखो √2 रखा और y की जगह क्या रखेंगे, 4√2 दैट इज इक्वल टू 4। दोनों में से √2 कॉमन ले लो और बोलो अंदर में प्रतिभा क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, श्रेया क्या बचेगा √2 कॉमन लेने पे, यहाँ बताती नहीं हो पलक, दोनों में √2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। और यहाँ √2 कॉमन है तो यहाँ क्या बचा, 2 4 या 8 बचा कि नहीं, दैट इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नंबर, √2 कॉमन आ गया। तो √2 बाहर और अंदर -7 आ गया, तो ये -7√2, तो क्या ये 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। अगला देखो 1 1, जसमिता 1 1 मैं पुट करने जा रहा हूँ, तो 1 - 2 × 1 = 4। क्या आप मुझे बताएंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू आएगी, थोड़ा डिले करते तो सुनाई भी नहीं पड़ता, बोलो श्रेया क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड, आहाना सर इसका 5 आएगा तो ये फॉल्स है। करेक्ट, बहुत अच्छा। जैसा इन्होंने कहा 1 - 2 = 4, तो -1 = 4, विच इज फॉल्स। सही। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x2 है और y1 है, x2 और y1 ये किसका सलूशन है, दैट इज 2x + 3y = k, इसमें वैल्यू डाल दो। चूंकि ये इसका सलूशन है तो क्या LHS RHS इक्वल आएंगे, सलूशन है तो इक्वल आएंगे, तो इसलिए 2 × 2 और 3 × 1 = k, तो 4 + 3 = k, तो k की क्या वैल्यू आ गई, क्योंकि जब उसका सलूशन है तो LHS RHS तो इक्वल आएंगे, अपने आप के आ जाएंगे। अब देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 1 3 और 4 करो। ग्राफ नहीं बनाना है किसी का, 1 3 4 करो। नाउ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उस समय ये जो यूरोप है, इट इज यूनाइटेड किंगडम, देखो ये इटली है, यहाँ इसके बगल में ग्रीस है, ग्रीस के इधर चले जाए तो ये साउथ अफ्रीका शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ये गल्फ कंट्री, तो फिर ये इंडिया है क्या, तो ये ग्रीस है, दिस इज ग्रीस। सर वो टेबल पूरा नहीं बनाया था, दिस इज ग्रीस, ओके। लो तो ग्रीस में पाइथागोरस हुए, पाइथागोरस ने मालूम है पढ़ी है, थेल्स थ्योरम, थेल्स भी बताते हैं कि मान लीजिए थेल्स ने क्या बताया कि किसी ट्रायंगल में अगर एक लाइन यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर दी जाए तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, थेल्स का फोटो बनाया आपकी बुक में, देखिए जरा। तो थेल्स ने कौन सी थ्योरम बताई, मान लीजिए L अगर पैरेलल किसके हो, M के, तो ये 1 साइड और 2 साइड, तो 1/2 = 3/4, तो ये थेल्स ने बताया, ठीक है। ये 10th में आप लोग पढ़ लोगे थेल्स की थ्योरम। पाइथागोरस तो जानते हो कि दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये सारे ग्रीक के ही थे। और ग्रीक में ही अगर आप देखेंगे तो ग्रीक के ही जो मैथमेटिशियन थे वो इजिप्ट में पिरामिड्स बनाने गए थे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर आप देखो जैसे ग्रीस है ना, तो यहीं कहीं सीरिया है, यहीं पर पिरामिड है,
दैट इज वो गीजा के पिरामिड नहीं है जो इजिप्ट के पिरामिड, तो वो परोहा जो होते हैं जिनको ये यही बनाते थे। तो इन्हीं में एक टीचर थे, ग्रीक यानी यूनान, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, यूनान। यूनान की दवाएं भारत में बहुत चलती हैं, तो ये इसकी सबसे ज़्यादा संस्कृति। और ग्रीक का और क्या योगदान है बताओ। जो ग्रीक थे इनके साइंटिस्ट के नाम पे अल्फा बीटा गामा, सारे साइंटिफिक नेम इन्हीं के नाम पे हैं। तो ग्रीक लाइए, तो ग्रीक को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, यूनान कहते हैं। जब इनके ऊपर मुगल्स ने आक्रमण किया, हमारे ऊपर भी किया था, तो सुल्तान्स ने आक्रमण किया, यहाँ थे ऑटोमन एम्पायर वाले, नाइन्थ में पढ़ोगे फ्रांस की वो जो रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो जब इन्होंने किया तो इन्होंने अपनी जान बचा के और अनाज भगा के नहीं भागे या सोना चांदी उठा के, अपनी टेस्ट ट्यूब लेके जंगल भागे कि हमारा कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपेरिमेंट न छूट जाए। जान से ज़्यादा इनको अपने एक्सपेरिमेंट की चिंता थी। ऐसे 2000 साइंटिस्ट थे, वो भूखे प्यासे रह के उन्होंने वहाँ फॉरेस्ट में अपने रिसर्च कंप्लीट किए, उसको पेपर पे उतारा और उसको मटके में रख के ज़मीन में गाड़ा कि उसको वो सुल्तान नष्ट न कर दे। इतने महान ये लोग थे, इन्हीं के नाम पे ये जितने भी साइंटिफिक नेम आप आगे पढ़ोगे, इट इज़ ऑल इन दीज नेम्स। अगर पूरी दुनिया में जो सबसे महान साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन है वो ग्रीक के ही हैं। वैसे भारत में भी जो लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं हुई हैं, कल्चरल सिविलाइजेशन, उसमें भी कुछ उन लोगों ने मैथमेटिक्स से बहुत आगे बढ़े, जैसे आर्यभट्ट हुए, उन्होंने सुलभ सूत्र के नाम से, आपकी भी बुक में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ, देखो सुलभ सूत्र लिखा दूसरे पेज पे। तो यहाँ इंडियंस का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन चूंकि यूरोप का ज़्यादा उस समय पॉम्प एंड शो था, तो उसकी वजह से क्या था बताओ, उसकी वजह से उनका नाम पहले हो गया, उन्होंने सब चीज़ों का पेटेंट करा दिया। वरना आर्यभट्ट ने तो सबसे पहले जीरो की खोज की थी कि नहीं की थी, तो इस वजह से। अब जरा देखें, तो हम लोग ऐसे ही यूक्लिड के बारे में पढ़ने चाह रहे हैं ना। यूक्लिड भी ग्रीक के ही थे और वो टीचर थे वहाँ पे। सर यूलर कहाँ के थे? यूलर कहाँ के थे? यूलर इसमें अब वो देखना पड़ेगा, वो तो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। ओके नाउ अब जरा देखिए यूक्लिड्स डेफिनेशन देखो। कुछ डेफिनेशन जो हैं वो उनकी दी गई है, उन्होंने 23 डेफिनेशंस लिखी है, बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स। ये डेफिनेशन कहाँ से ली गई है? बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो बहुत सबसे बेसिक चीज़ होती है उसको एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो कुछ इन्होंने बेसिक डेफिनेशन लिखी है, बुक 1 एलिमेंट्स लिखी है। एलिमेंट्स में उन्होंने 13 किताबें लिखी, उसकी बुक 1 से ये ली गई। एलिमेंट्स बुक लिखी है, 13 वॉल्यूम है, तो उसकी जो बुक 1 है उससे ये ली गई। सबसे साइंस वाले नहीं, किसी भी चीज़ के जैसे कहते हो कि सेल इज द एलिमेंटल लिविंग, जो सबसे बेसिक चीज़ होती है उसको कहते हैं एलिमेंटल। यू डोंट हैव एलिमेंटल नॉलेज, क्या तुमको एक मामूली समझ भी नहीं। एलिमेंट का मतलब जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, इसीलिए इनको भी एलिमेंट्स कहा जाता है। जो सबसे बेसिक चीज़ है उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो बस वही है। तो मैथ में भी कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो एलिमेंटल होगी। मैथ में अब हम लोग पहले पॉइंट की डेफिनेशन समझे। देखो 23 डेफिनेशंस में कुछ आपको 7 डेफिनेशन समझा रहा हूँ। पॉइंट तो अहाना, क्या ये पॉइंट है? चलो जैसे ये पॉइंट है तो कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं कि इसमें उन्होंने लाइन खींच दी तो ये पॉइंट नहीं हुआ। पॉइंट में 2 पार्ट कभी भी नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए कोई ये पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसको भी कोई अगर फाइन ब्लेड से कट करके 2 पार्ट कर दे, क्योंकि उस समय लोग फ़ायदा उठाने लगे थे पॉइंट का, बोलने लगे अब ये भी मेरा पॉइंट है, कलर कर करके इतना बड़ा बड़ा पॉइंट लेने लगे। तो उन्होंने कहा नो, यूक्लिड ने बोला पॉइंट हैज़ नो पार्ट। अगर तुमने केयरफुली ऐसे रख दिया अभी भी बड़ा हो गया। अगर तुमने एक नीडल शार्प रख दी और उसके डेंट पे भी किसी ने केयरफुली कैंचे चला के 2 डेंट निकाल दिए, इसका मतलब है जो पॉइंट इतना फाइनर होना चाहिए माइक्रोस्कोपिक कि उसके 2 पार्ट न किए जा सके। तो पॉइंट क्या होगा? दैट इज पॉइंट हैज़ नो पार्ट, उसको बड़ा नहीं किया जा सकता। जब भी तुमसे मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर पॉइंट को करो कार्टेशियन सिस्टम में, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, इट इज एक्यूरेट,
अब कुछ जिसने ऐसा किया टीचर ने आधा नंबर रख लिया, बोला यूक्लिड का उल्लंघन कर रहा है इतने महान साइंटिस्ट का। तो पॉइंट के कभी पार्ट नहीं तो कलर ना करने रख देना, बस ऐसे कर। तो पहली डेफिनेशन क्या हुई बताइए? पॉइंट हैज नो पार्ट। देखो तो पॉइंट की डेफिनेशन है अ पॉइंट एज, उसके कोई पार्ट नहीं होते हैं। सेकंड देखो लाइन, बहुत सारे पॉइंट से मिला के एक लाइन बन जाएगी। तुमने देखा है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऐसे पॉइंट रख के लाइन बनाता है कि नहीं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पहले होता था नहीं था पुराना। तो ये लाइन है, बोलो ये लाइन हो सकती है क्या? yes. क्योंकि कुछ लोग फायदा उठा के इतनी मोटी मोटी लाइन बनाने लगे, बोले अब तो कलर करेंगे और पैटर्न बनाने लगे इतना मोटा मोटा, बोले यही लाइन। बोले नो, अ लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, उसकी मोटाई नहीं हो सकती है, तो 2 mm है। तो उसलिए लाइन क्या होनी चाहिए? कोई फाइन ब्लेड से खींची गई हो तो लाइन मानी जाए, क्योंकि पेंसिल भी तो ठीक हो जाएगी। तो लाइन क्या हुई? इसमें भी 2 mm है, चलेगी नहीं। लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, समझ में आ गई? तो जितना महीन हो सके बहुत फाइन टिप से बना सको तो शायद लाइन बन जाए, पर शायद कोई आज तक बना नहीं पाया। लाइन इज ए, वैसे देखिए गलत चीज़ सीखी है, वैसे देखिए सही चीज़ सीख रहे हैं। देखो अ पॉइंट इज दैट, वो तो दिखेगी नहीं। कुछ चीजें इसमें कम नहीं कर सकते हो बेटा, वैसे ही लिखना जैसे लिखा है। अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। नो पार्ट। अगर तुमने ऐसा लिख दिया अ पॉइंट हैज नो पार्ट, तो टीचर ऐसे कट कर देगा। दैट वर्ड हटा दिया तो गई तुम्हारी डेफिनेशन, रट लो। यही लिखना है जो यू, ऐसा ही है इस चैप्टर में जो एलिमेंट है ना, इनकी जैसी डेफिनेशन है, फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप देखेंगे कि उसका दूसरा क्या मतलब है। पहले आप समझिए फिर मैं बता दूंगा। तो पहला अ पॉइंट इज दैट विच हैज, अ लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। लाइन एक ऐसी लेंथ है जिसमें कोई मोटाई नहीं होगी, नहीं तो बैटन टाइप कुछ लोग बनाने लगते हैं। इजिप्टियंस तो मोटे दिमाग के थे, तो वहाँ पर क्या इतने बड़े बड़े पिरामिड में अगर वो जरा जरा थिकनेस करने लगे तो सारा पिरामिड ही गिर जाएगा। उतनी एक्यूरेसी उनको चाहिए थी, तभी तो पिरामिड आज 7 आश्चर्यों में से एक है। इट इज सो एक्यूरेट। तो दूसरी लाइन क्या बताएंगे? अ लाइन इज ए ब्रेथलेस, उसकी चौड़ाई नहीं होगी, ये चीज नहीं होगी। ब्रेथलेस, सिर्फ उसमें लेंथ होगी, थिकनेस नहीं होगी। ब्रेथलेस सही है। वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, कह दो कि नहीं हम तो ब्रेथ भी रखेंगे, लेंथ भी नो। रेक्टेंगल में रखना, लाइन में मत रखो, है कि नहीं? तीसरी चीज सर, तो अब तक किसी ने अ लाइन बनाई है क्या? किसी ने अब तक लाइन बनाई है? लाइन अगर आप बनाएंगे भी तो अगर कोई पूछे इसकी विड्थ कितनी है तो बोलो नो विड्थ, क्योंकि लाइन बनी पॉइंट से है। तो पॉइंट में कोई पूछे पॉइंट का, बहुत सारे पॉइंट मिलकर लाइन बनी कि नहीं, और कोई पूछे पॉइंट का डायामीटर कितना होगा, तो आप कहते हैं ना 0 डायमीटर। पॉइंट तो ऐसा है कि उसका उस पार्ट हो ही नहीं सकता, वो एटम से भी छोटा होगा। तो अब उसमें जब डायमीटर ही नहीं है तो उन्हीं से मिलकर लाइन बनी, तो क्या उसमें फिट हो जाएगी कि नहीं? नहीं होगी ना, सही है कि नहीं? तो तीसरी चीज क्या होगी? एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। उस समय लाइन सेगमेंट वर्ड नहीं चल रहा था, लाइन ही बोली गई। तो ध्यान दीजिए, ये लाइन है, तो लाइन के एंड पॉइंट, अब इस चीज को लाइन सेगमेंट कहा जाने लगा। तो अगर कोई आज के परिप्रेक्ष्य में बोले इन द करंट पर्सपेक्टिव लाइन सेगमेंट्स, एंड ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर पॉइंट, लेकिन यूक्लिड उस समय इनफाइनाइट लाइन की बात नहीं कर रहे थे या इनडेफिनिटली एक्सटेंडेड की। उन्होंने कहा एंड्स ऑफ ए लाइन आर, समझ में आया? देखो, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। इन तीनों डेफिनेशन को बोल के सुना हुआ है। The ends of उधर ना a देखो, पहले बोलो, फिर दूसरा। point is that which have no parts. A point is that, ठीक बोलो। A point is that which have no parts. A lamp is a breathless. हाँ बोलो। A line is a point is that which has no parts. A line is breathless. Breathless lamp. A line is a
तीसरा बोलो। Sir, these are negative. The end of line are बहुत अच्छा जस्टिन बोलो। A point is that which has no part. A line is a breadthless length. The ends of a line is points. हार्ड पॉइंट्स Are points. सही है। चलो चौथी चीज, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself, with the points on itself। चेक करिए, अगर मैं कहूं कि बहुत सारे पॉइंट से एक लाइन मिलती है, तो अगर मैं अनइवनली कुछ पॉइंट्स में रखूं तो क्या स्ट्रेट लाइन बन जाएगी? ये अनइवनली लाइन है। सो स्ट्रेट लाइन कब बनेगी? अगर सारे पॉइंट्स इवनली लाई करें, तो उससे क्या बनेगी बताओ? तब स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो क्या है? स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन, ठीक है, विच लाइज इवनली, जो कैसे लाई करती हो? विथ पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इवनली किसके लिए कहा गया? पॉइंट्स के लिए। अब इस फोर्थ वाले डेफिनेशन को बताओ, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन। Straight line is a line which lies evenly विथ with points on it. समीरा बोलो। कोई बात नहीं, विथ का टेंशन नहीं है, समझ आएगा। Straight line is a line which lies evenly with points. Lies evenly which points on itself, ठीक है। पॉइंट की डेफिनेशन बताओ। चलो पॉइंट के हार्ड होगी, लाइन को तुम बता दो। यस, पॉइंट। A point has no parts. ठीक बताओ। A point is that which has no parts. अगला Line is that which is a breadthless string. अपनी तरफ से प्रीपोजिशन मत जोड़ो, भाविन बोलो। पॉइंट, A point is that which has no point. लाइन। A line is breadthless line. नाउ तीसरा क्या है? थर्ड पॉइंट, थर्ड डेफिनेशन। A point The ends of a line are points। इसका फोर्थ डेफिनेशन बताओ। जो 7 बता देगा उसको हाथों हाथ पेन है। फोर्थ बताओ। Which lies evenly with points on itself ना। चलो फिफ्थ देखो, सरफेस। सरफेस क्या होता है? कोई कह दे कि ये सरफेस है, तो ये सरफेस हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्योंकि ये अगर थोड़ी भी थिकनेस रखोगे वो और लोग मोटा कर देंगे, क्यूबॉइड बना डालेंगे उसको, इजिप्टियंस। तो उन्होंने कहा सरफेस तुम्हारा पेपर हो सकती है, लेकिन उसमें थिकनेस नहीं होनी चाहिए। तो पेपर एक सरफेस हो सकती है, तो सरफेस थिकनेस ना हो, बस सरफेस की कोई थिकनेस नहीं होती। जैसे लाइन की कोई विड्थ नहीं होती, ब्रेड्थ नहीं होती, पॉइंट का कोई डायमीटर नहीं होता, वैसे सरफेस की क्या नहीं होगी? कोई थिकनेस नहीं होगी। तो सरफेस क्या होगा जरा देखिए। सरफेस इज दैट which has no thickness. a surface is that which has length and breadth only। आदित्य पांचों पॉइंट लाइन से बताओ। सर इसमें से अगर इसी पॉइंट में कुछ भी इज एग्जैक्ट होगा तो दूसरा बता देगा। इस क्लास में 2 ही 3 बच्चे बता पाएंगे सारे 7 पॉइंट, तुम चिंता मत करो, वो हैं इस क्लास में। बोलो। point is that which has no part. हाँ। Which has no part. हाँ। And a line is that which has no मयंक बोलो पांचों पॉइंट।
8 पॉइंट, कोई बात नहीं। चलो हर्षिता बोलो पांचों। ये फोर्थ है, पहले थर्ड होता है। Ends of the line are points. अच्छा एक और A circle is that which has length and breadth. देखो हर्षिता ने पांचों बोला, आप बोलो। A point is that which has no path. A line is with this length. The edges of the line is on points. A line segment is a line which evenly lies with the point which says a surface is that which has फोर्थ पॉइंट गलत है, बोलो जिसके बाद। Surface length। A point is that which has no path. A line is that which has a line is breathless path. A line is a breathless length. The ends of the line are points. The straight line is the line which lies evenly with the points on itself. A surface area has length and breadth. Surface is that a surface is that which has length and breadth only 6. देखो the edges of surface, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि ये एक सरफेस है ऊपर वाली एक सरफेस है और ये भी सरफेस है, तो जहाँ दो सरफेस मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? ये सरफेस है, ये सरफेस है और ये भी सरफेस है। 1 2 3, जहाँ 3 सरफेस मिली उसे क्या कहेंगे? वो पॉइंट। या वर्टेक्स भी कर सकते हैं, तो 3 सरफेस जहाँ मिली वो वर्टेक्स है और जहाँ 2 सरफेस मिली वो क्या? एज। तो अब जो 6th डेफिनेशन है वो एज पर है। दैट इज नाउ द एजेस ऑफ सरफेस। तो वो जो एज लिखी है, जहाँ तुम्हारे कॉपी के 2 पेपर भी मिल रहे हैं, क्या वो एक लाइन है? या बहुत सारी सरफेस मिल रही तो क्या एक लाइन है? तो एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन। ये देख लो, ये 2 सरफेस हैं, तो एक सरफेस मिली या 2 सरफेस। किताब के बहुत सारे पन्ने हैं, तो इसमें और भी पन्ने हो जाएंगे। तो क्या इनकी जो सरफेस जहाँ मिले वहाँ लाइन है? तो दिस एजेस ऑफ सरफेस आर edges of surface are, these are lines। समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, समीर बता रहे, फिर बार बार वो नहीं बताएंगे। बेटा अच्छा है, बताओ जरा। हाँ, आपका नाम है? हाँ बोलो। अच्छा हाँ बोलो, पूरा बताओ। हाँ, A point is that which has no part. A
line is a breathless length. The ends of a line are points. A straight line. A straight line is a line. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. A surface is that which has length and breadth only. The edges of a surface are lines. ये जो 7 पॉइंट्स हैं इसमें 3 बच्चों को, 3 तो गौन के सर में होते हैं, 3 को छोड़ के सबको पेन मिलता है। अगर नहीं पा सकते हो तो फिर बहुत बेकार बात है। तो आप ध्यान लीजिएगा, मोस्टली सब बच्चे 20 साल से मैं करवा रहा हूँ, सभी पेन पाए। तो वही 2-3 बच्चे में पता चल जाएंगे कौन है जो नहीं कर पाते हैं, बाकी सब पाते। अब हम 7th ए प्लेन सरफेस इज दैट। ये देखो प्लेन सरफेस, ये अगर मान लीजिए ये हमारा हाथ एक प्लेन सरफेस नहीं है, तो इस पर अगर लाइन होगी तो क्या इवनली लाई करेगी कि नहीं? नहीं कर रही। देख लो ये लाई कर रही है इवनली नहीं ना। लेकिन अगर मान लीजिए ये इनकी ये मेज तो सब लाइन से इवनली लाई कर रहे हैं क्या? चारों लाइन। प्लेन सरफेस इज दैट इन विच लाइन्स लाइज इवनली ऑन इट। Straight line is a line with points lies evenly on it. Plane surface is that in which straight lines lies evenly on it. बोलो बात सही कि नहीं? तो अब प्लेन सरफेस ना हो तो इवनली नहीं लाई करेगी ना। देखो नहीं लाई कर रही, नहीं। चल which lies evenly, बिल्कुल आप देख लो 4th और 7th पॉइंट एक है। is a surface, देखो A straight line is a line, और यहाँ क्या लिखा है? A plane surface is a surface which lies evenly with straight line on itself. With उसमें क्या होगा? Straight line on itself. पहले लास्ट पॉइंट प्रद्युम्न बोलो। स्ट्रेट लाइन सभी कितने दिखा दे, देखो 3 सब स्ट्रेट लाइन लाइन कर रहे हैं कि नहीं बनती विथ स्ट्रेट लाइन। फिर से बोलो। अब आप बोलो स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन, उसकी भी डेफिनेशन। Straight line is a line evenly with points on itself. करेक्ट, यही दोनों डेफिनेशन बोलो, प्लेन सरफेस और स्ट्रेट लाइन। इतनी बात हो गई। अब हम पलक से 7 पॉइंट्स पूछेंगे इस पेन के लिए। Point is that which has 2 parts. Line is breathless length. The ends of a line are points. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. A surface is that which has length and breadth only. The edges of a surface are lines. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on its edge. 1-2 इज़हार की गलती होगी तो चल जाएगी, 1-2 इससे ज़्यादा होगी नहीं। इन्होंने बता दिया फर्क।
चलो सो ये जो 7 डेफिनेशंस हैं ये किससे ली गई हैं वो भी लिखना है। ये एमसीक्यू जरूर आता है सर। बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स की 23 डेफिनेशन, देखो लिखा है 23 डेफिनेशन का बुक 1 फ्रॉम वेयर दीस डेफिनेशंस हैव बीन टेकन, लिख देना बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स। अब किस सारे जो डेफिनेशन है सर इनका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये एक्सियम्स है, अभी हम बताएंगे। पोस्टुलेट्स और थ्योरम के प्रूफ होते हैं, जबकि मुझे नहीं मालूम। चलो एक्सियम्स आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, ये जो बिल्कुल सत्य हो और उसको कोई झुटला ना सके। जैसा मैं आपसे कहूँ, आप भी बना सकते हो। मैं आपसे कहूँ कि बॉल छोड़ो तो नीचे गिरती है, 10 आदमी से बोल दो, सब कहेंगे हाँ गिरती, ये तो एक्सियम हो गया। बोलेंगे दिस इज द एक्सियम मेड बाय आर्टिस्ट। अगर एक्सियम ऐसी चीज़ होती है कि जिसके लिए कोई एक्सेप्शन ना हो, एक्सियम ऐसी चीज़ होगी कि जिसको सभी लोग सच मानते हो, फिर उसको प्रूव नहीं किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि सूखी लकड़ी में आग लगाओ तो वो जलती है, तुम 100 लोगों से पूछोगे तो कहोगे हाँ जलेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा? एक्सियम। एक्सियम क्या चीज़ है? एक्सियम इज ए सेल्फ एविडेंट। एक्सियम क्या होगा बताइए? हाँ, सर इनके कोई प्रूफ नहीं है? इनके कोई प्रूफ नहीं। जैसे कहो कि बच्चों को माएँ पैदा करती हैं, तो सब लोग कहेंगे हाँ माँ ही पैदा करते हैं, पिता तो नहीं करते हैं। तो फिर ये एक ट्रूथ हो गया। एक्सियम क्या चीज़ होगी बताइए? सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। तो इसी तरीके से यूक्लिड हैज गिवन स्टेटेड 7 एक्सियम्स। मैथमेटिक्स में उन्होंने 7 एक्सियम दिए, जरा आप देखें। इनके लिए किसी आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी। तो जरा देखें, ये जो भी एक्सियम्स हैं, दीज वर टेकन फ्रॉम अपेंडिक्स 1। ये कहाँ से लिए गए हैं? अपेंडिक्स 1। तुम्हारी बुक में भी पीछे कुछ अपेंडिक्स बने रहते हैं कि नहीं, अलग से दिए रहते हैं आंसर? वैसे ही एक अपेंडिक्स है। किसी बुक के पीछे कोई चीज़ दी गई होगी, वहीं से उठा के यहाँ लिख दिया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में पीछे जो दिया नहीं रहता है, वहीं से उठा के लाओ। फिर से समझो, एक्सियम क्या चीज़ है बताइए? एक्सियम्स आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। एक्सियम्स क्या है बताइए रक्षिता? Have self. These are self-evident truth. ये शाश्वत सत्य हैं, ठीक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्मे का मृत्यु निश्चित है और जो मरा उसका जन्म निश्चित है। जैसे जैसे जन्म लिया है, क्या वो मरेगा कि नहीं मरेगा? उसी तरीके से एक्सियम्स है, इनको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे ये स्टेटमेंट है ना कि मनुष्य मरण धर्मा है, उसी तरीके से एक्सियम्स के बारे में कहा जाएगा ये सत्य है। एंड देयर इज नो फाल्सिफिकेशन इज देयर एंड एक्सियम्स नीड नॉट टू बी प्रूव। इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो एक्सियम्स आर सेल्फ एविडेंट। ये सबको मालूम है कि ये ऐसा होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। कोई पूछे कि सूरज गर्मी देता है तो तुमको अच्छा प्रूव करो देता है, तो तुमको अच्छा हटो किनारे, प्रूव नहीं करने, सबको दे ही रहा है गर्मी। तो ऐसी चीज़ एक्सियम्स का मतलब जो सबको पता हो, उसको प्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो दीज नीड नॉट टू बी प्रूव, नीड नॉट टू बी, ये एक्सियम होते हैं। पोस्टुलेट देखो, पोस्टुलेट क्या होता है? सो दीज आर जो पोस्टुलेट्स हैं वो कैसा होते हैं? assumption based on assumption. These are based on assumption. अच्छा, अगर तुमको पोस्टुलेट को ट्रू प्रूव करना है तो तुम्हें इसका प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे बहुत ये जो मून है, इसमें बहुत सारे क्रेटर्स थे, तो उसमें धब्बे दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? तो बहुत सारे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग बोला करते थे उसमें गुड़िया बैठी वो बाल बना रही है, वही पोस्टुलेट। अब वो अगर प्रूफ कर देते तो वो कैसा हो जाता? वैलिड हो जाता। और नहीं कर पाएंगे तो फाल्सीफाई पड़ा रहेगा।
अगर उसे पॉस्टुलेट को कोई प्रूव कर दे तो वो ट्रू हो जाएगा, नहीं कर पाया तो फॉल्स हो जाएगा। तो पॉस्टुलेट एक अजम्पशन है। जैसे हम पूछे रेनबो कैसे बनता है तो 4 लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, तो जो 4 लोग बताएं वो पॉस्टुलेट, क्योंकि कोई ना कोई अपनी थ्योरी रिलेट कर करके बताएगा कि नहीं, यही पॉस्टुलेट। तो ये किस पर बेस्ड होते हैं बताइए? assumption पर। these are needed to be proved, इनको क्या करना पड़ेगा? So these are based on assumption. these are based on assumption, ये किस पर बेस्ड होते हैं? इन्हीं को लेके बना देंगे। so these are needed to be proved। So theorems. चलिए अभी आगे बताएंगे needed to be proved। तो पहला जरा एग्जाम देखो। एजम्पशन मतलब मान्यताओं पर आधारित है, कुछ सोच के। हाइपोथेटिकल किस पर है? हाइपोथेसिस, ये कल्पना पर आधारित होते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारी ऐसी जनरेशन है जिनमें बहुत जीनियस लोग आ जाते हैं, तो वो हाइपोथेसिस करके ऐसा करो तो एक इंजन बन जाएगा, वैसा करो तो वो पॉस्टुलेट बनाएंगे किसी न किसी पे, फिर वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। पॉस्टुलेट्स क्या होता है? दिस इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। तो बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने प्रोजेक्शन थ्योरी नहीं देते हैं, न्यूटन्स थ्योरी ऑन दिस, आइंस्टीन थ्योरी ऑन यूनिवर्स, ये सब पॉस्टुलेट है, Riemann hypothesis. है ना। अब जरा देखो पहला एग्जाम देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। एक मत लगाओ, आराम ज़्यादा तुमको पसंद आता है ना। देखो ये 4 है, ये बताओ क्या ये इसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, डॉट्स के। अच्छा ये भी इसके इक्वल है। थिंग्स, ये दोनों थिंग्स हैं विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फिर से समझो, इनकी जेब में जो 10 रुपए है वो भी जसमिता की जेब के 10 रुपए के बराबर है, और निष्का की जेब में जो 10 रुपए वो भी जसमिता की जेब के 10 रुपए के बराबर है। तो क्या इन दोनों की जेब में समान पैसा है? तुम्हारी हाइट पलक की हाइट के बराबर है, और मान्या की हाइट भी पलक की हाइट के बराबर है, तो क्या तुम दोनों की हाइट भी सेम है? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बोलो, बात समझ आ गई? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर हुई। देखो इस बात को, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, इसके कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। सेम थिंग आर इक्वल टू। सेकंड एग्जाम देखो, थिंग्स। अब अगला देखिए, अगर मान लीजिए ये चीज है, सर इसके अंदर भी अगर कुछ है, क्या ये equal है? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, क्या वो इक्वल होंगी? अब जरा देखो, इफ इक्वल्स आर एडेड, 2 डॉट जोड़ दिए दोनों में, ध्यान दीजिए, इफ ये इक्वल्स हैं, अगर इक्वल्स में इक्वल्स जोड़ दिया जाए तो क्या जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा? फिर से देख लो, अगर कोई कहे 2 इक्वल्स हैं और उनमें इक्वल्स जोड़ दिए जाएं तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, मैंने इन दोनों को 2-2 रुपए और दे दिए। अब क्या इन दोनों की जेब में 12-12 रुपए होगी, वो भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तब नहीं होंगे कि अभी इक्वल है लेकिन 2 रुपए देने के बाद इक्वल नहीं होंगे क्या? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन बताइए क्या होगा? बताइए, होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, द होल्स आर इक्वल। द होल्स आर इक्वल। और तीसरा क्या हो जाएगा? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। मान लो मैं इसमें सब्ट्रैक्ट ही कर दूं, दोनों में से अर्पित मैंने 2-2 माइनस कर दिए, इन दोनों की जेब से 2-2 रुपए ले लिए, तो भी क्या इक्वल हो जाएगा? If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. If equals are subtracted from equal,
The remainders are equal. The remainders are equal. अर्षिता तीनों रिपीट करो जाने के पहले. Equals बोलो पहला बोलो. Equals आप बोलो. things which are equal to the same thing, then That नहीं है. Are equal to one another. are equal to one another. Next बोलो. Then the whole is Both are equal. Third बोलिए. equals are subtracted from equals. From where these axioms have been extracted? From book एलिमेंट्स के अपेंडिक्स 1. चलो इतना ही रखो.